स्वागत है आपका कैरियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं दरअसल आपको मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में अवगत करा देता हूँ। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना जो है वो मैं बता देता हूँ आपको कि भौतिक संरचना कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ दरअसल हमारा जो है वो छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है, यहाँ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, यहाँ महाराष्ट्र नीचे और ये राजस्थान का अपना पार्ट है और ये हल्का सा गुजरात का अपना पार्ट है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले यदि बात की जाती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो वर्तमान सीमा रेखा है वो कितने भागों में, मतलब 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और 5 राज्यों की सीमा साझा करने के बाद 308,252 वर्ग किलोमीटर का क्राइटेरिया तय करता है, जो भारत के क्षेत्रफल का 9.32% के आसपास का क्राइटेरिया है। और इसके बाद भौतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश के सबसे पहले यदि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग की बात की जाती है तो ये प्राकृतिक भाग दरअसल 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो 3 पार्ट डिवाइड है वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है, इसको हम बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश और मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के बाद जो आता है वो आता है सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी के बाद जो आती है वो आती है पूर्वी पठार, इसको बोला जाता है पूर्वी पठार। तो मैं आपको बाय मैप यहाँ पर पहले ये जो हमारा है इसको ही एक्चुअल मध्य प्रदेश की प्राकृतिक भूभाग में बांटा गया है। और जब आप ये देखोगे कि कहाँ कौन सी चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से लेकर लगभग ये वाला जो क्राइटेरिया छूता है और यहाँ से लेकर ये वाला जो क्राइटेरिया है ये जो है वो कहलाता है हमारा सतपुड़ा, इसको सतपुड़ा बोला जाता है। और सतपुड़ा श्रेणी के बाद ये वाला जो कुछ हिस्सा है इसको बोला जाता है पूर्वी पठार, इसको पूर्वी पठार का दर्जा दिया जाता है। और ये जो है जो उसको बोला जाता है मध्य उच्च प्रदेश। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में देखा जाता है कि मध्य उच्च प्रदेश दरअसल मध्य प्रदेश के जस्ट भूभाग वाला है और मध्य उच्च प्रदेश के अपने बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें से सबसे पहले यदि बात की जाएगी मध्य उच्च प्रदेश की तो मैं आपको बता देता हूं कि मध्य उच्च प्रदेश में सबसे बड़ा जो पठार है वो काय का है, तो वो मालवा का पठार है। और मालवा के पठार के बाद दूसरी जो आती है वो आती है नर्मदा बेसिन। और नर्मदा बेसिन के बाद 3rd नंबर का जो पठार है उसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार या बुंदेलखंड का पठार। और एक इसमें आता है, इसको हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार और मध्य भारत का पठार। और इसके बाद ये जो पार्ट लगते हैं वो पूरे के पूरे हमारे मध्य उच्च प्रदेश में लगते हैं। और सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी की यदि आप विभाजन करोगे तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी का मैं यहाँ विभाजन करके बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो राजपीपला की पहाड़ी और राजपीपला की पहाड़ी के बाद इसको महादेव पहाड़ी में विभाजित किया और फिर इसके बाद इसको हमने डिवाइड किया किसमें, तो मैकल पर्वत श्रेणी में। तो ये 3 पार्टों में मैकल पर्वत श्रेणी में ये डिवाइड है। पूर्वी पठार बेसिकली सामान्यतः पूर्वी पठार का जो क्राइटेरिया है वो रीवा पन्ना के पठार से जाना जाता है, या जो रीवा पन्ना का जो पठार है वो पूरा का पूरा रीवा पन्ना का पठार जो है वो पूर्वी पठार में है। ये वाला पार्ट जो छूता है वो बुंदेलखंड का पार्ट छूता है, ये वाला, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पार्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है पूर्वी पठार की बात की जाए या रीवा पन्ना की बात की जाए तो ये लगभग ये वाला पठार जो होता है वो यहाँ पे तो रीवा पन्ना का पठार आ जाता है। और इसी को हल्का सा बघेलखंड का पठार भी बोला जाता है। इधर देखी जाएगी तो ये हल्का सा बघेलखंड का पठार भी आ जाएगा। और ये जो पूर्वी पठार में मैंने आपको बताया रीवा पन्ना का पठार, और इसी में ये जो मैंने बता दिया है इसको बोला जाता है बघेलखंड का पठार। और इस तरीके से बघेलखंड के पठार के बाद ये डिवाइड हो चुका है। मध्य उच्च प्रदेश टोटल बीच वाला पार्ट है, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो मालवा का पार्ट है। और ये जो मालवा है वो इस तरीके का है, इसको मालवा का पठार बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मालवा का पठार की सीमाएं रेखाएं लगभग यहाँ से छूती हैं और इस तरीके से मालवा का पठार छुआ है। और ये दरअसल हमारा है मध्य भारत का पठार कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये बुंदेलखंड का कहलाता है। यहाँ रीवा पन्ना का पठार बघेलखंड, और ये पूरा की पूरी नीचे जो लगी वो सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी लगी है। लेकिन इसके बीच से दरअसल आपको मैं एक और मैप जो बना देता हूँ, ये जो हमारा है वो प्राकृतिक भूभाग की दृष्टि से है, लेकिन एक्चुअल मध्य प्रदेश की जो विभाजन है मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा आगे मैं आपको बता देता हूँ कि बायो मैप की कहाँ कौन सा पठार है और कितने % पर स्थित है। ठीक है, चलिए।
तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश जो है वो जस्ट बीचों बीच स्थित है। जैसा कि आपको पहले भी पता है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है। अब यदि मध्य प्रदेश की ये देखी जाए कि मध्य प्रदेश की जो है ना वो चौड़ाई देखें आप, चौड़ाई कितनी है, तो यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जाएगी, यदि ये सिंगरौली वाले इलाके से लेकर झाबुआ वाले इलाके से लेकर, या ये जो अलीराजपुर वाला इलाका है, अलीराजपुर वाले इलाके से लेकर हम यहाँ सिंगरौली वाले इलाके में तक देखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई आएगी वो लगभग 870 किलोमीटर में आएगी। और ऊपर से नीचे की जो आएगी वो कितनी आएगी, तो 605 किलोमीटर की दूरी आएगी। और यही दूरी के कारण 870 और 605 किलोमीटर की दूरी के कारण ही मध्य प्रदेश में जो है वो चौड़ाई अधिक है, या चौड़ाई में अधिक चौड़ाई अधिक है। प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इंडिया की स्थितियाँ देखते हो ना, तो ये मध्य प्रदेश का ये प्रायद्वीप भारत है, चूँकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। और ये जो उत्तरी वाला पार्ट है, ये दरअसल हमारा कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। इसलिए मध्य प्रदेश को प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग कहा जाता है। उच्च भूमियों को प्रदेश या हाईलैंड टेरिटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उच्च मध्य प्रदेश की है। इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश जस्ट बीचों बीच है, और बीचों बीच होने के कारण दरअसल उसको मध्य प्रदेश या उठा हुआ भाग कहा दिया जाता है। आगे देखा जाएगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौगोलिक प्रदेश थे। इसका मतलब ये था कि अविभाजित का मतलब ये था कि जब 1 नवंबर सन 1956 की बात की जाती है, तब हमारा मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 की बात की जाती है, तब क्या होता है, छत्तीसगढ़ हमसे अलग हो जाता है। और इस तरीके से 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश में जो भौतिक स्थितियों की बात की जाती थी, तो 9 भौतिक प्रदेश थी। इसका मतलब ये था कि मूल जो मध्य प्रदेश था उसमें कितने भौतिक प्रदेश थे, तो 9 बताइएगा। लेकिन वर्तमान या विभाजन के बाद, और ये कब स्थिति बनी, तो 1 नवंबर सन 2000 के बाद। और 1 नवंबर सन 2000 के बाद की जो स्थिति बनी है वो कौन सी बनी है, तो सबसे पहला जो आता है वो मालवा आता है। अब मैं आपको यहाँ एक एक को उठा के बना के बता देता हूँ। मालवा की स्थिति जब देखी जाती है तो उस तरीके से मालवा जो है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। और ये जो मैंने देखा है, आपने देखना है, ये मालवा का पठार है। और मालवा का पठार दरअसल पूरा का पूरा जो है वो 28.62% पर है। 28.62% पे होने के कारण मालवा का पठार जो है वो 88 और 88 वर्ग किलोमीटर में ये दरअसल फैला हुआ है। और इस तरीके से मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा पठार में से एक है। इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार। इस पठार को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है 23.5 डिग्री कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच में होने के कारण मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। और कर्क रेखा दरअसल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है, ये आप याद रखिएगा। और 14 जिलों से साथ होने जाने के कारण कर्क रेखा जो है वो मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित कर रही है, ये भी आप देख पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है वो मालवा का पठार है। और मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा बात आ जाती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम बनाते हैं, तो ये जो मैंने प्रदेश बना दिया है, या ये जो मैंने द्रोणी बनाई है, इसको मैं मिटा देता हूँ चूँकि इसका अभी काम खत्म हो चुका है। तो आप देखते हो कि 23.5 डिग्री जो ऊपर से की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, या इसी को बोला जाता है नर्मदा या नर्मदा घाटी। ये जो है वो नर्मदा घाटी है। और नीचे से हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ऐसा। और ये दरअसल कुछ ऐसा हो जाएगा, और नीचे से इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। और फिर ये दरअसल टोटल यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो बुंदेलखंड का पार्ट हो जाएगा। तो ये दरअसल हमने आपको बना दिया है, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठार। ये बना गया बुंदेलखंड का पठार। ये बन चुका है रीवा और पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये बन चुका है हमारा बघेलखंड का पठार, ये। और नीचे हमारी जो बन गई है, ये बन गई है जिसको बोला जाता है महादेव श्रेणी, ये महादेव श्रेणी। और महादेव श्रेणी के बाद इसको बना दिया है हमने मैकल श्रेणी। और इसको हमने बना दिया है, इसको बोला जाता है राजपीपला की श्रेणी। और इस तरीके से राजपीपला की श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी दोनों मिली, तो ये तीनों का जॉइंट रूप जो कहा जाता है वो सतपुड़ा कहा जाता है, जो वर्तमान में कितने पार्ट पे है, तो लगभग 11% भाग में है। या 11% भाग की बात की जाए तो जो सतपुड़ा का जो पठार है वो 11% भाग में होने के कारण लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास निर्धारित तय करता है। ये जो है वो
महादेव पर्वत श्रेणी और राजपीपला और मैकल पर्वत श्रेणी दोनों का जॉइंट रूप कहलाता है हमारा सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। बघेलखंड का पठार पूरा का पूरा भी जो है वो शहडोल, उमरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली वाला पार्ट है। और बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के 7% भूभाग पर फैला हुआ है। यदि 7% भूभाग को यदि हम किलोमीटर में देखेंगे तो 21,577 वर्ग किलोमीटर के आसपास आएगा। रीवा पन्ना पठार पूरा का पूरा जो है वो रीवा, सतना, पूरा का पूरा रीवा, सतना, हल्का सा ये जो यहाँ का जो पार्ट लगता है वो नीचे से जो पन्ना वाला पार्ट है वो टच करता है। तो रीवा पन्ना का इस तरीके से जो जा रहा है, तो रीवा पन्ना का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के 10.37% भूभाग पर फैला हुआ है। और उसी तरीके से बुंदेलखंड जो है वो मध्य प्रदेश के 7.7% पे फैला हुआ है। और फाइनली ये जो आता है, ये आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं मध्य भारत का पठार। इसको बोला जाता है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से जब हम काउंटिंग करेंगे तो देखा जा सकता है कि सबसे पहला जो आता है वो मालवा का पठार, दूसरे नंबर पे नर्मदा घाटी। और नर्मदा घाटी जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 27.89% पर या 26% के आसपास पाई जाती है। तो अलग देखिए, मैंने यहाँ पर जो परसेंट में आंकड़ा लिखा है वो आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जरूर मिल सकता है, लेकिन ये जो आंकड़ा है मेरे हिसाब से लगभग ये आंकड़ा सफिशिएंट है। इसके आसपास यदि कोई आंकड़ा मिलता है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यही आंकड़ा लगभग सेम है। चूँकि हमारे मध्य प्रदेश को यदि आप 100% वर्ग किलोमीटर में मानेंगे आप, तो आप ये ज़रूर देख पाएंगे कि 28.22% पर है हमारा मालवा, 27.89% पर है नर्मदा घाटी, 11% पर है हमारा महादेव पर्वत श्रेणी, 7% पर है बघेलखंड, 10.37% में है रीवा पन्ना, 7.7% पर है बघेलखंड। और मध्य भारत पठार की जब बात आती है तो 10.68% जो आती है वो मध्य भारत की पठार की बात आ जाती है। तो इस तरीके से विभाजन के बाद मध्य प्रदेश जब 1 नवंबर सन 2000 के बाद विभाजन के बाद डिवाइड हुआ तो वो कितने पार्ट में हुआ, तो वो 7 पार्टों में डिवाइड हुआ। और इस तरीके से वर्तमान मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित है, तो 7 भागों में विभाजित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, आपको क्वेश्चन की स्थिति बता देता हूँ आपके वनडे एग्जाम्स में और MPPSC के एग्जाम्स में। प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग होने के नाते मध्य प्रदेश को एक प्रायद्वीपी प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश एक पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है और भारत के जस्ट बीचों बीच स्थित होने के कारण इसको मध्योच्च प्रदेश भी कह दिया जाता है। पहला, मध्योच्च भूमियों का कारण यही है कि बीच में स्थित है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 थे, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके MP पुलिस के पेपर में हो या कहीं भी हो। 1 नवंबर सन 2000 के बाद हम कितने पार्ट में डिवाइड हो गए थे, तो 7 पार्ट में हो गए थे। सबसे बड़ा मालवा, दूसरे नंबर पे नर्मदा सोन घाटी, और थर्ड नंबर पे जो आती है हमारी वो मध्य भारत पठार, फोर्थ नंबर पे हम रीवा पन्ना का पठार पे, और 5th नंबर पे सतपुड़ा, ये तो इसके पहले आ जाएगी। और इस तरीके से आप डिवाइडेशन कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 बड़े पठार कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा मालवा, दूसरे नंबर पे नर्मदा बेसिन और थर्ड नंबर पे सतपुड़ा। तो ऊपर जो लिखे हुए हैं ये 3 मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पठार हैं। और मध्य प्रदेश के 3 छोटे पठार कौन कौन से आएंगे, तो आप ये देख पा रहे हैं, बघेलखंड 7%, बुंदेलखंड 7.7% और रीवा पन्ना 3.7%। मतलब ये वाली जो पट्टी आती है वो 3 छोटे पठारों की आती है, ये वाली जो पट्टी आती है वो 3 बड़े पठारों की पट्टी आती है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी